बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये एक कैम्ब्रिज का क्वेश्चन है एएस लेवल का और मई 2017 पेपर 2 वेरिएंट 1 और क्वेश्चन नंबर 4 है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। और ये थोड़ी सी लेंथी तो होगी, लेकिन इसके हम कोशिश करेंगे कि जो कैम्ब्रिज के अंदर क्वेश्चन आया है उसके एस्पेक्ट और उसके साथ जो एडिशनल एस्पेक्ट हैं वो भी डिस्कस कर लें, ताकि आपको जब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़े तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बड़ा कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन बनाया है। वेल, के प्रोड्यूसेस कंपोनेंट फॉर मोबाइल टेलीफोन। ये ब्रेक इवन जो आपका टॉपिक है, ब्रेक इवन और सीवीपी एनालिसिस, ये उससे रिलेटेड है क्वेश्चन। द फॉलोइंग बजटेड डाटा इज अवेलेबल फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। सेलिंग प्राइस गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल्स गिवन है, इसकी पर यूनिट प्राइस गिवन है। समटाइम्स ये होता है कि डायरेक्ट मटेरियल दिया होता है और उसके अंदर उसकी क्वांटिटी और रेट बताया होता है, तो हमने मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो हमें पर यूनिट डाटा जो है ना, मोस्टली हमें पर यूनिट डाटा चाहिए होता है। अगर डाटा ना गिवन हो पर यूनिट, तो आपने पर यूनिट उसको कैलकुलेट करना है। फिर डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है, ब्रेक इवन पॉइंट जो है ना वो 16,000 यूनिट्स ये ऑलरेडी गिवन है। ज़्यादातर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि डाटा दिया होगा तो उसका ब्रेक इवन हमने खुद फाइंड आउट करना होगा, लेकिन इस केस में ब्रेक इवन गिवन है और आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर और चीज़ फाइंड आउट करनी होगी। इसका मतलब है कि ब्रेक इवन के फॉर्मूले में जो चीज़ें यूज़ हो सकती हैं वो एग्जामिनर पूछना चाह रहा होगा। अब देखते हैं वो क्या पूछते हैं। कैलकुलेट द बजटेड फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018। जो बजटेड फिक्स कॉस्ट है वो फाइंड आउट करनी है। और आपको ये पता है कि जो ब्रेक इवन होता है उसका जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो इक्वल्स हो जाता है फिक्स कॉस्ट के। सो इसको आपने सॉल्व करना है। तो लेट्स सॉल्व स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि क्वेश्चन में गिवन था, आपको ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ था और ब्रेक इवन का फॉर्मूला आपको मालूम है, फिक्स कॉस्ट ओवर जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। मैंने यहाँ पे पर यूनिट वाला फॉर्मूला लिखा क्योंकि ब्रेक इवन मुझे 16,000 जो कि आपने अभी क्वेश्चन में देखा वो गिवन था यहाँ पर। तो मैं इसको रीराइट करता हूँ और जस्ट उसका आंसर आ जाएगा। आपको मैं इसमें हिंट भी बताता हूँ। हिंट एक्चुअली ये है कि ब्रेक इवन प्राइस पर, ब्रेक इवन जो आपके यूनिट्स हैं उस पर आपका जो टोटल कंट्रीब्यूशन होता है वो टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाता है। तो अगर हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी पता हो और ब्रेक इवन पता हो, हम फिक्स कॉस्ट मालूम कर सकते हैं। और इस फॉर्मूले को आप रीस्टेट करेंगे, सब्जेक्ट हम फिक्स कॉस्ट को बना लेते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको टोटल कंट्रीब्यूशन वैसे ही नजर आ जाएगा, ब्रेक इवन यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इस तरह भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं शॉर्टेस्ट वे के अंदर करता हूँ कि टोटल कंट्रीब्यूशन हम फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन एट ब्रेक इवन पॉइंट, टोटल कंट्रीब्यूशन एट ब्रेक even point is equals to 16,000 units multiplied by contribution per unit। और contribution per unit हमारा कैलकुलेट होगा कैसे, सेलिंग प्राइस में से ऑल वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे। तो सेलिंग प्राइस आपकी थी 5.22 और इसमें से माइनस अप कर लेंगे हम जो वैल्यूज हमारे पास जो है ना वो गिवन थी 0.50 और इस तमाम को ऐड करके उसमें से लेस कर लेंगे 0.75 प्लस 0.25। ऑल टुगेदर हमारे पास जो ये बन गया जो है 2.25 है इसका टोटल, उसमें से लेस कर लेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 16,000 यूनिट से कर लेंगे। तो ये कंट्रीब्यूशन एक्चुअली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है,
तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो हमारे पास $1.5 आया। इस तमाम जो वेरिएबल कॉस्ट है उसका टोटल, उसको हमने 5.25 से माइनस किया, तो हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया वो पास है 3.75, और इसको 16,000 यूनिट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो एग्ज़ाम में याद रखिएगा कि आपने कैलकुलेशन लाजमी शो करनी है, इसको एज एन वर्किंग शो करेंगे। तो ये मेरे पास अमाउंट आ गई $60,000। इट इज़ योर टोटल कंट्रीब्यूशन। तो ये आपका टोटल कंट्रीब्यूशन है विच इज़ इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। जो ब्रेक इवन पॉइंट पर ये आपने जहन में रखना है कि टोटल कंट्रीब्यूशन टोटल फिक्स कॉस्ट, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बड़े प्रॉब्लम जो है ना आपके सॉल्व हो जाएंगे। और एग्जामिनर हमेशा आपको कंफ्यूज करेगा, कभी फिक्स कॉस्ट बता देगा तो ये मालूम करना है, ये बता देगा तो ये मालूम करना है, इसमें से एक चीज़ मिस कर देगा। तो मीन्स के इस तरह वो आपको जो है ना वो एग्जामिन कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये 3 मार्क्स थे इसके, और ये तो मैंने अभी सॉल्व किया तो आपका 2-3 मिनट लग गए होंगे, लेकिन जब आप खुद से इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करेंगे तो इट विल टेक ओनली फ्यू सेकेंड्स। आई विल ट्राई टू राइट डाउन द पेपर इन डिस्क्रिप्शन एज वेल। उसमें आप अगर क्वेश्चन आपको ठीक तरह से समझ नहीं लग रहा, देखने में मुश्किल हो रही है, तो उधर भी आप उसको जो है ना रीओपन करके तो देख सकते हैं। सो नेक्स्ट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब जब भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी उसको बेस करके और कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसमें से चीज़ें लेके हमने जो नीचे जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना होता है। यहाँ पर है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, द बजट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018 इज़। ये बजट प्रॉफिट उन्होंने बता दिया। तो अब आप जाहिर है जब बजट प्रॉफिट भी आ जाए तो आपको पता है टारगेट सेल्स वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। अब आगे देखते हैं कि वो एग्जामिनर क्या पूछ रहे हैं हमसे। जो बी इनकी रिक्वायरमेंट है वो ये है, कैलकुलेट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 18 बजट नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड। कि अगर 75,000 बजट प्रॉफिट है तो आप बताएं कि कितने यूनिट बेचेंगे। तो ये फार्मूला है बेसिकली डिज़ायर्ड सेल्स का या टारगेट सेल्स का। जब भी आपको प्रॉफिट भी गिवन हो और आपके पास फिक्स कॉस्ट भी है और आपसे पूछा जाए कि इतना प्रॉफिट हमें कब होगा, तो उसे हम कहते हैं डिज़ायर सेल या टारगेट सेल्स। तो इसकी जो बी रिक्वायरमेंट है उसके लिए हमें जो है ना वो बजटेड सेल्स वो फाइंड आउट करनी है। इसको मैं टारगेट सेल, उसने टारगेट सेल्स का वर्ड नहीं यूज़ किया लेकिन है ये टारगेट सेल। आपको पता है उसका फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट या बजटेड प्रॉफिट ओवर। अब यहाँ पर उन्होंने हमें यूनिट्स के लिए पूछा तो मैं यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ही यूज़ करूँगा। मैं जो CS रेशियो वो यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि अगर बजटेड सेल्स डॉलर्स में पूछी होती तो फिर मुझे मालूम करना पड़ना था, जो फॉर्मूला है वो यूज़ करना पड़ना था CS रेशियो वाला। तो यहाँ पे मेरे पास 60,000 फिक्स कॉस्ट है और 75,000 मेरे पास जो है वो इसकी टारगेट प्रॉफिट है, ये डिज़ायर या बजटेड प्रॉफिट है। और आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऊपर के क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं, वो ये है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास टोटल इन दोनों का टारगेट का ये आ गया, टारगेट प्रॉफिट या बजटेड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट ओवर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दैट इज $3.75। तो इसको सॉल्व करते हैं, डिवाइडेड बाय 3.75, इट इज इक्वल टू 36,000 यूनिट्स। ये आपके पास जो है ना वो यूनिट्स में आ गए। तो इसी तरह अगर उन्होंने पूछा उससे जो है ना वो कितने में हम कितनी अमाउंट कितनी होगी, तो इसको मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस से कर देंगे, तो यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज इसको हमने डिवाइड करना था CS रेशियो से। CS रेशियो स्टैंड्स फॉर कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो।
नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आपकी है बजटेड कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। ये बजटेड का वर्ड यूज़ करके आपको परेशान कर रहे हैं, तो परेशान नहीं होना। तो आपने वो जो डाटा होता है वो सारा का सारा आपका बजटेड ही होता है, उसे सिंपली वो कंट्रीब्यूशन टू सेल रेशियो भी कह सकता है, बजटेड या फोरकास्टेड सी एस रेशियो, कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो ये बजटेड के वर्ड से आपने परेशान नहीं होना। तो ये कह रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स। ये जब भी इस फॉर्म में कोई चीज़ लिखी हो तो ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। रेशियो टू टू डेसिमल प्लेसेस, तो आपने राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे सी एस रेशियो हम लिखते हैं, वर्ड वही यूज़ करेंगे जो कि इन्होंने किया हुआ है, बजटेड सी एस रेशियो तो टू डेसिमल तक। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ओवर सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो हमारे पास ऑलरेडी डाटा के अंदर चीज़ें गिवन थी। कंट्रीब्यूशन हमारा आ रहा था $3.75 ओवर, और ये था 5.25। मैं जो चेक करने में, ये हमने ऊपर कैलकुलेट किया था जी, बिल्कुल ऐसे ही सेलिंग प्राइस वही थी, ये गिवन थी वैसे भी। और इसको मैं अब यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। सॉल्व करने के लिए मुझे अपना दूसरा मोबाइल यूज़ करना पड़ेगा, जो कि आपके पास नहीं होगा। एग्ज़ाम में मोबाइल कैलकुलेटर यूज़ करें, और कैलकुलेटर के लिए मैं अक्सर स्टूडेंट्स से ही कहता हूँ कि क्योंकि मैं यहाँ पे फ़िलहाल एक बोर्डिंग स्कूल है उसमें टीच कर रहा हूँ। तो अच्छा, इसको पहले सॉल्व करते हैं। ये आ गया 7 पॉइंट, ये देखिए 7.14, और ये 28 है, तो इसको राउंड कर लेते हैं, राइट। तो ये आपके इतने परसेंट लिख लें, और आप इसको जो है ना, क्योंकि वो परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में टू डेसिमल प्लेसेस मीन के 100 के अंदर वो उसको जो है ना वो करना चाह रहा है। परसेंटेज में अगर करेंगे तो इस तरह आ जाएगा, ठीक है। और अदरवाइज इसको 0.7, और अगर पॉइंट्स के अंदर हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो सी एस रेशियो परसेंटेज में सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, और अगर आप जो है ना डेसिमल में लेके आएंगे तो ये जो है ना वो आंसर आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि बच्चों को अक्सर मैं ये कहता हूँ कि यार आप लोग जब अकाउंटिंग पढ़ने लगें तो कैलकुलेटर लाजमी आप लोग अपने पास रखा करें क्लासेस के दौरान और प्रैक्टिस करने के दौरान, क्योंकि और कैलकुलेटर भी जब आप परचेज करें तो यू शुड हैव टू बाय 2 कैलकुलेटर्स, सेम मॉडल और 2 कैलकुलेटर, एक अपने पास कबर्ड में महफूज रखें और दूसरा जो है उसे प्रैक्टिस करें। और इस पे भी बाद में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो में चाहता हूँ कि ज़्यादा लेंथी ना हो, आप बोर ना हो जाएं, तो वो ज़रूरी है, ठीक है। इसके पीछे भी एक साइंस है, तो बाद में डिस्कस करेंगे कभी। स्टेट द मीनिंग ऑफ सी एस रेशियो। सी एस रेशियो क्या होता है कि आप इसको ये थ्योरेटिकल है, एक 1 लाइनर भी इसका आंसर हो सकता था। सी एस रेशियो रिप्रेजेंट द कंट्रीब्यूशन मार्जिन विद इन द सेल्स, या आप कुछ भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो सेलिंग प्राइस का लेफ्ट ओवर है टूवर्ड्स फिक्स कॉस्ट इज योर सी एस रेशियो। तो आगे चलते हैं पॉइंट डी की तरफ। स्टेट द नेम गिवन टू द डिफरेंस बिटवीन द बजटेड टोटल सेल्स यूनिट्स एंड द बजटेड ब्रेक इवन सेल्स यूनिट। अब ये बजटेड का वर्ड अगर हम हटा दें तो सिंपली क्या आ जाएगा, टोटल सेल्स और ब्रेक इवन का डिफरेंस क्या होता है। तो आप लोगों ने अक्सर क्लासेस के अंदर भी ये टीचर्स से पढ़ा होगा कि जो बजटेड सेल्स या जो आपकी टोटल सेल्स हैं उसका और ब्रेक इवन का डिफरेंस क्या कहलाता है, एंड इट इज़ नोन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये आपका जो डी पॉइंट है, इसका आंसर जो है ना वो आ जाएगा नंबर 1 का। इट इज़ कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, राइट। सो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है आपका। वेल, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिफरेंस टू अ बिजनेस।
तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअली होता क्या है कि आप बिजनेस एज अ बिजनेसमैन आपको पता लग जाता है कि मैं ब्रेक इवन से कितना अवे हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट अगर इधर है, ब्रेक इवन पॉइंट इधर है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़ाहिर है यूनिट्स में कहीं यहाँ फॉल कर रहा है, यहाँ पे आपकी टोटल सेल्स या बजट सेल्स कह लें, टोटल सेल्स इतने यूनिट हैं, ये अगर 1000 है और ये 1200 है, तो आपको पता लग जाता है कि एट प्रेजेंट आप इधर हैं, तो ये आप कितना अवे हैं इससे, यानी कि ब्रेक इवन कितनी सेल्स आपकी रिड्यूस हों तब आप उस पॉइंट पर पहुंचेंगे जहाँ पे ना कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा। तो 200 आपका जो है ना वो मॉस है इस केस के अंदर। तो ये जो 200 है ये आपको इंडिकेशन है कि आपका कोई ऐसा डिसीजन जिस वजह से कोई यूनिट सेल होने में कमी वाक़या होगी, तो फिर भी आप 200 तक का रिस्क ले सकते हैं ब्रेक इवन तक पहुँचने। इससे ज़्यादा होगा तो फिर आप लॉस एरिया में चले जाएंगे। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है, राइट। ये भी थ्योरेटिकल था, 2 मार्क्स का था, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोर पॉइंट आपने जो है ना ज़रूर बता देना। पॉइंट ई, prepare the break even chart for K based on the relevant data। relevant data हमारे पास मौजूद है, उसको देख के clearly identify the area of profit, the area of loss and break even point। तो प्रॉफिट और लॉस और ब्रेक इवन पॉइंट ये सारा का सारा आपने जो है ना वो क्लियर करना है, और ये है 7, ये यानी कि मेजर कंपोनेंट ये था। तो इसका ब्रेक इवन हम फाइंड आउट करते हैं, ब्रेक इवन चार्ट हम जो है ना प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया आपको कि इसमें आपने कौन सा चार्ट जो है ना प्रिपेयर, कन्वेंशनल करना है या पीवी चार्ट करना है, तो हम जो है ना कन्वेंशनल कर लेते हैं। वेल जी, अब बनाते हैं अपना ब्रेक इवन चार्ट, और ब्रेक इवन चार्ट के लिए आपने ये भी ध्यान में रखना है कि यू शुड ब्रिंग अ स्केल इन योर एग्जाम्स एज वेल। तो एग्जाम में आपने कैलकुलेटर और बाकी चीज़ें तो लेके जानी है, लेकिन आपने स्केल भी लेके जाना है। तो ब्रेक इवन चार्ट हमने बनाना है। तो ब्रेक इवन चार्ट के लिए कोई ये सिर्फ जो आपका ट्रॉपिकल जो बुक्स हम लोग परचेज करते हैं उसमें सिर्फ ड्रॉबैक ये होता है कि आपको जैसा पेपर आया होता है कैम्ब्रिज के अंदर, वो पेपर आपको सामने नज़र नहीं आता। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप अनसॉल्व पेपर लें, और आपको जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि उसके ऊपर जैसा पेपर आएगा उसी पैटर्न में, उसी फॉर्मेट में, उसी की फॉन्ट के अंदर आपको जो वर्ड्स हैं वो वहाँ पर नज़र आएंगे। तो इसलिए आई रेकमेंड कि आप लोग जो है ना वो ट्रॉपिकल की बजाय अनसॉल्व जो हैं पेपर्स वो आप लोग लिया करें। तो उस पर प्रैक्टिस उस पर किया करें। बेशक आप ये भी परचेज करें, और ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आपको टॉपिक पता लग जाता है कि कौन कौन से सन में, कौन कौन से ईयर के अंदर कौन सा पेपर आया था। एनीहाउ, चलते हैं ग्राफ की तरफ। तो ग्राफ के अंदर आपको पता है कि यहाँ पर आप लोग यूनिट्स लेते हैं। अब मैं इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल निटी-ग्रिटी में नहीं जाऊँगा। तो कॉस्ट एंड रेवेन्यूज आते हैं, ठीक है। अब इसको ड्रॉ कैसे करना है? अगर आपके पास तो इसी तरह का पेज है तो इसमें तो बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है। अदरवाइज़ आपको अगर ग्राफ पेपर की सूरत में दी है तो थोड़ा सा स्केलिंग का आपको ख्याल रखना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है ना वो ड्रॉ करूँगा अपना जो रेवेन्यू का ग्राफ है। तो रेवेन्यू के ग्राफ के लिए हम लोग जो है ना वो, मैं यहाँ पे अभी स्केलिंग यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, तो ये अगर तरीका आप अपनाएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी एग्ज़ाम में। तो यहाँ से ये आपके यूनिट्स हैं, ये रेवेन्यूज़ हैं। इसका 45 के एंगल पे मैं जो है ना रेवेन्यू का ग्राफ जो है ना वो लाइन रेवेन्यू की, टोटल रेवेन्यू की वो ड्रॉ करूँगा। 0 से क्यों ड्रॉ करूँगा? उसकी रीज़न ये है कि जब मैंने कोई यूनिट नहीं बेचा तो मेरे पास जो है ना वो रेवेन्यू भी 0 थे और मैंने कोई यूनिट भी नहीं बेचा। तो टोटल रेवेन्यू का ग्राफ ये बनेगा। टोटल सेल्स कह लें, टोटल सेल्स और रेवेन्यू, ओके। और उसके बाद फिर आपने एक अंदाजे के मुताबिक आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है एक स्पेसिफिक हाइट से, और वो हाइट क्या होगी? कोई भी पॉइंट आप, यू कैन टेक दिस वन, इस पॉइंट को आप ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, कोई भी पॉइंट देंगे जहाँ से आपने टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ ड्रॉ करना है। मैं इसको चले, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ,
मैं इसे ले लेता हूँ। तो ये मेरी जो ना टोटल फिक्स कॉस्ट है, ये क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट। एंड इट वाज, वो जो पीछे हमने क्वेश्चन किया था उसमें आपको पता है कि $60,000 जो है ना टोटल फिक्स कॉस्ट है। तो मैं टोटल फिक्स कॉस्ट, और मुझे पता है कि हर लेवल पर ये सेम रहेगी, मैं इसको यहाँ पे एक हल्की सी लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ आपकी हेल्प के लिए, ठीक है। ये डॉटेड लाइन लगाऊंगा, ये सारी की सारी जो है ना वो आपकी क्या है, ये आपकी फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। आप किसी भी लेवल पे 0 पे रहेंगे या इस लेवल पे आएंगे, इस लेवल पे आएंगे, फिक्स कॉस्ट की हाइट ये रहेगी। तो इसको आपने जो है ना वो फिक्स कॉस्ट को मेंशन करना होगा। अब मैं वेरिएबल कॉस्ट के लिए, आपको पता है कि जैसे यूनिट बेचते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट जो है ना बढ़ती जाती है। मैं इस पॉइंट को फोकस कर लेता हूँ और इस पॉइंट को मैं यहाँ से लाइन ज्वाइन कर लेता हूँ ऐसे। ये देखिए, कोई भी पॉइंट आप रख सकते हैं। आप यहाँ पे भी ये पॉइंट बना सकते थे, ये पॉइंट बना सकते थे, ये पॉइंट बना सकते थे। इसलिए इसमें आपको बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको प्लॉट कर लेता हूँ ऐसे। ऑलराइट, तो ये यहाँ पे जो ये वाला एरिया है, ये सारा का सारा मेरा जो है ना फिक्स टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाला ग्राफ ऑल टुगेदर टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। वो कैसे कि ये वाला पोर्शन मेरा यहाँ से यहाँ तक फिक्स कॉस्ट है और ये वाला पोर्शन ऊपर वाला जो है ना वो वेरिएबल कॉस्ट है। तो ये जहाँ पर टोटल रेवेन्यू और टोटल जो कॉस्ट है वो दोनों मिले आपस में, इट इज माय ब्रेक इवन पॉइंट, ये राइट। तो इसको आपने ब्रेक इवन पॉइंट रिप्रेजेंट करना। ब्रेक इवन पॉइंट से अगर इधर आएंगे बैक साइड पे, तो ये वाला सारा का सारा एरिया, ये लॉस का एरिया आपका, और उससे ऊपर जाएंगे तो ये आपका प्रॉफिट का एरिया है। अब इसकी लेबलिंग हम इस तरह भी कर सकते हैं। अब आप इसको यूनिट्स पर परपेंडिकुलर जब लेके आएंगे, यहाँ पे मैं इधर ले आता हूँ, ये आप यहाँ पे, और ब्रेक इवन आपको याद है कि हमने कैलकुलेट किया था 16,000 यूनिट्स से, ओके। और इसको आप डॉलर्स में भी शो कर सकते हैं। डॉलर्स में शो करेंगे तो ये लाइन इधर ड्रॉ करेंगे। अब आपको जो है ना वो यहाँ पर ऐसे काउंट करने की ज़रूरत नहीं कि ये इतना इतना, तो जस्ट आप क्या करेंगे, सिंपली आप ब्रेक इवन यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे सेलिंग प्राइस के साथ। तो ब्रेक इवन आपका कितना था, इट वाज 16,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 5.25 एंड इक्वल्स टू 84,000। तो यहाँ पे आप 84,000 रेवेन्यूज लिख देंगे, वो जो है ना टोटल रेवेन्यूज विच इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। सो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है। और अगर कोई इसमें कंफ्यूज हो तो प्लीज डू आस्क क्वेश्चन, डू नॉट हेजिटेट। नेक्स्ट जो हमारे पास 3 मार्क्स के लिए उन्होंने पूछा कि आपने स्टेट करनी है 3 लिमिटेशंस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। तो इसमें आपने इसको जो है ना वो ये स्टेट, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, एनालाइज, ये वर्ड्स भी मीनिंग रखते हैं। इस पर इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो के अंदर डिस्कशन होगी। तो आपका जो पार्ट एफ है उसमें लिमिटेशन, तो लिमिटेशन में बस ऐसे शॉर्ट यहाँ पर आपको बता देता हूँ, तो आपने डिस्क्राइब कर लेना है। तो सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पर आपने क्वेश्चन में देखा होगा सेलिंग प्राइस गिवन है और डायरेक्ट मटेरियल ये चीज़ें गिवन हैं। तो इट इज़ अज्यूम्ड कि यहाँ पर जो है ना वो हमने एक यूनिट जो है वो यानी कि सिंगल प्रोडक्ट के लिए ये वाला फार्मूला चलेगा। अगर आपकी मल्टी प्रोडक्ट्स हैं, जाहिर है ऑर्गेनाइजेशन एक से ज़्यादा चीज़ें बेचती है, तो उसमें ऐसा ब्रेक इवन नहीं होगा, वो कुछ और तरह से ब्रेक इवन दिखेगा। सेकेंड थिंग, इसके अंदर जो आपकी सेलिंग प्राइस है वो डज नॉट चेंज। और थर्ड में आप इसकी लिमिटेशन लिख सकते हैं, जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, ये सेलिंग प्राइस भी पर यूनिट है, ओके। डज नॉट चेंज के लिए वो आप डेल्टा भी यूज़ करते होते हैं, तो मैं इसको ये लिखता हूँ डज नॉट चेंज। और सो ये जब नहीं हुआ तो फोर्थ आप लिख सकते हैं, जो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वो भी अज्यूम किया गया। ये इसकी लिमिटेशन है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी वो कहता है चेंज नहीं है। हर दफ़ा 5.25 और 3 पॉइंट समथिंग जो भी आया था उसको 1.5 वेरिएबल कॉस्ट आई थी,
ठीक है। हर यूनिट ये कहता है कि 5.25 का ही बिकेगा, वेरिएबल कॉस्ट 1.52 ही आएगी, तो जाहिर है इसका कंट्रीब्यूशन भी 3.75 आई गेस आया था। जो अमाउंट थी वो आपने इस तरह लिख दी, या इट वाज 7, तो वो भी चेंज नहीं होगा, ये इसकी लिमिटेशन है। तो जब आपका बल्क क्वांटिटी के अंदर ऑर्डर आ जाता है तो आपको समटाइम सेलिंग प्राइस जो है ना वो रिलैक्स भी करनी पड़ती है। और इकोनॉमिक्स वाले तो इसी बात पे हमसे लड़ते रहते हैं कि 1.50 जो आप कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट है, ऐसा तो नहीं होता, इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहाँ चली गई, फलां क्या हो गया। तो हमने तो क्योंकि एक फार्मूला डेवलप करना होता है, तो फार्मूला डेवलप होता है किसी कांस्टेंट चीज़ को कंसिडर करके, अदरवाइज फार्मूला ड्राइव नहीं हो सकता। तो उनसे माजरत है कि हम तो वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट फिक्स ही कहेंगे, ठीक है। और आगे आगे आपका जो है ना वो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये, और 5वें नंबर पे आप लिख सकते हैं जो आपकी जो फिक्स कॉस्ट हैं वो जो है ना डज नॉट चेंज इन टोटल। तो फॉर द पीरियड जो है ना वो जो फिक्स कॉस्ट आपने सोच रखी है उसमें चेंज नहीं आएगी, ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। समटाइम जो है ना वो आपकी फिक्स कॉस्ट भी ड्यूरिंग द पीरियड भी चेंज हो सकती है, आप नया मैनेजर रख देते हैं या कोई इस तरह का मामला हो सकता है। और इसके अलावा आगे है तो डज नॉट हैव क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी कि जो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं इट मस्ट बी इक्वल्स टू यूनिट्स सोल्ड, यानी कि कोई भी आपकी इन्वेंट्री जो है ना वो होल्ड नहीं होगी। तो ये सारी इसकी अजम्पशन है, यही इसकी लिमिटेशंस हैं। अगर अजम्पशंस आए तब भी आपने यही राइट डाउन करना है, और लिमिटेशन की दफ़ा जस्ट आपने ये साथ में लाइन ऐड कर देनी है कि ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर दफ़ा हर यूनिट की सेलिंग प्राइस एक ही रहे, और ये भी पॉसिबल नहीं है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है ना चेंज ना हो। यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स वाली साइड पे चले जाएंगे, और देयरफॉर ये दोनों चेंज हो सकते हैं, तो कंट्रीब्यूशन भी डिफरेंट लेवल के ऊपर डिफरेंट हो सकता है, और फिक्स कॉस्ट के अंदर भी चेंज आ सकती है। और ये जो है ना वंस इन अ ब्लू मून हो सकता है कि यूनिट प्रोड्यूस और यूनिट सोल्ड आपस में बराबर हो, अदरवाइज कभी इन्वेंट्री इंक्रीज कर जाएगी, कभी डिक्रीज कर जाएगी। तो ये आपकी लिमिटेशन थी। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। वेल जी, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर द सेकेंड लास्ट रिक्वायरमेंट कि is considering increasing the selling price $6 per unit from January 19. He expected that all costs will remain unchanged. तो जो costs हैं वो चेंज नहीं होगी, सिर्फ सेलिंग प्राइस चेंज होगी। तो आपने करना क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स के मस्ट सेल ईच मंथ। अब यहाँ पर देखिए, ये वैसे कैम्ब्रिज की ये भी बड़ी अच्छी बात है कि जहाँ पे आपको फोकस दिलवाना होता है उसको ये बोल्ड कर देते हैं वर्ड्स को, तो जहाँ पे बोल्ड हो जाए तो वहाँ पे आपने आंखें और खोल लेनी है, ठीक है। तो मंथ सो दैट बजटेड टोटल कंट्रीब्यूशन इज द सेम एज इन 18। तो जो 18 में था वही का वही हमें चाहिए, मीन्स के आपका जो बजटेड कंट्रीब्यूशन है वो भी सेम होगा, तो फिक्स कॉस्ट भी सेम होगी, तो आपने चेंज किधर लेके आनी है। तो इसको हम जो है ना रीस्टेट करने लगे हैं, वो सारी वही ब्रेक इवन वाला। तो जो सेल्स हैं बजटेड सेल्स 2019 की हम मालूम करेंगे, और ये पोर्शन का नाम था जी, ये मैं आपको नहीं कह रहा, ये इसका नाम है जी पोर्शन, जो FGH। तो यहाँ पे आपका जो है ना वो कंट्रीब्यूशन प्लस जो फिक्स कॉस्ट है, यानी कि जो फिक्स कॉस्ट प्लस आपका जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा ओवर जो आपकी सेलिंग प्राइस है न्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि कंट्रीब्यूशन न्यू आप निकाल लेंगे। तो आपका जो टोटल बजटेड कंट्रीब्यूशन था वो प्रीवियसली आपने दोनों को जब ऐड किया था वो था $135,000 ओवर। अब न्यू कंट्रीब्यूशन आपने निकालना है, तो 6 में से माइनस करेंगे $1.5, ये आपकी न्यू सेलिंग प्राइस है, और ये आपकी ओल्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। तो न्यू कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 135,000 over $4.5 per unit equals to
$135,000 और $4.5। तो ये आ गया आपका। अब यूनिट्स आपको 30,000, आई एम सॉरी, यूनिट्स हैं। तो इतने यूनिट आप बेचेंगे तो फिर आपको जो है ना वो उतना ही कंट्रीब्यूशन आएगा जितना पिछले साल आया था। यानी कि अब आपको कम यूनिट्स, पिछली दफ़ा हमें उसके लिए 36,000 यूनिट बेचने पड़ रहे थे, अब 30,000 में काम चला जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप याद रखिएगा, ये थोड़ी सी मैं चीज़ यहाँ पे शेयर कर लूँ कि जब भी आपका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज़ करेगा, ये CVP एनालिसिस के अंदर आप लोग देखेंगे, जब भी कंट्रीब्यूशन इंक्रीज़ करेगा तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, राइट। सो कंट्रीब्यूशन कैसे इंक्रीज़ करता है, इसका रिलेशन आप सेलिंग प्राइस और जो वेरिएबल कॉस्ट है उससे ले सकते हैं। अगर सेलिंग प्राइस इंक्रीज़ करे और वेरिएबल कॉस्ट चेंज ना हो तो फिर आपका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज़ कर जाता है। अगर सेलिंग प्राइस कांस्टेंट है, सेलिंग प्राइस चेंज नहीं हुई और वेरिएबल कॉस्ट कम हो गई, तब भी आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट आगे ब्रेक इवन पे देखना होता है। ब्रेक इवन कम होने का मतलब ये है कि आपको फ़ायदा है, ये आपका हैप्पी फेस बनेगा इसके अंदर। ठीक है, ये हैप्पी फेस बनेगा इसके अंदर। तो ब्रेक इवन कम होने से मुराद है जल्दी हम यूनिट बेच के, लेकिन एक साइड तो इसकी ये है, दूसरी साइड ये भी तो है कि जब हम सेलिंग प्राइस बढ़ाएंगे और कंपेटिटर ने ना बढ़ाई सेलिंग प्राइस तो फिर हमारी शामत आ जाएगी। ठीक है, और उसकी चीज़ें बिकेंगी और हम सिर्फ उसके क्लाइंट को देखते रहेंगे गर्दन घुमा घुमा के। ठीक है, एडवाइस इसको करना है नॉट वेदर or not, he should increase the selling price taking into account the financial and non-financial। तो फाइनेंशियल के अंदर आपने पैसों की बात कर देनी है कि प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट आएगा, नॉन फाइनेंशियल के अंदर आपने उसकी जो मार्केट शेयर है उन चीज़ों को आपने डिस्कस कर लेना। तो इट वाज ऑल अबाउट योर दिस क्वेश्चन, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था। प्लीज़ डू आस्क इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। स्टे ब्लेस्ड and Allah Hafiz.